नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं और इन टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए सारे फैक्टों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर पड़ता है? बिहार के भागलपुर में। भागलपुर में। इसके संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। अब विश्वविद्यालय से संबंधित जो और भी फैक्ट बन जाते हैं उनको देखते हैं। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? यह भी आपका पड़ता है बिहार में। और इसको किसने निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसको ध्वस्त कराने वाला कौन था? इसको ध्वस्त कराने वाला था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कराया था। ये फैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है कि वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, उसने कहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण की? नालंदा विश्वविद्यालय में। तो आपको ये वेनसांग को भी याद रखना है कि वेनसांग कहां पर पढ़े थे? यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय में। अब देखते हैं ये तक्षशिला के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तक्षशिला स्थित कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। यहां पर शिक्षा किसने किसने ली थी? जैसे चंद्रगुप्त ने शिक्षा ली। चंद्रगुप्त, पाणिनि, कौटिल्य, जीवक ने भी ली थी, कौशलाराज ने भी ली थी और प्रसेनचित्त यहां पर आकर के पढ़े हुए थे। इसके अलावा ये जो कौटिल्य हैं जिनको हम बोलते हैं चाणक्य, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है क्या? विष्णुगुप्त। इन्होंने यहां से शिक्षा भी ली थी और साथ में यहाँ के ये एक प्राचार्य भी थे। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उस समय चंदेरी का शासक कौन था? तो उस समय चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। ये तो वही इसका आंसर। अब ये देखते हैं कि बाबर ने जो अन्य युद्ध लड़े थे उनको याद किस तरीके से करें, उनकी ट्रिक क्या होगी जो आपको अच्छे से याद हो जाए हमेशा के लिए। देखते हैं। देखिए, जैसे जो बाबर ने जो युद्ध लड़े थे उनमें से आप ये कोटेशन याद कर लें। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर गया, फिर मर गया। अब देखिए ये पानी से क्या बनता है? पानीपत का युद्ध। क्या बनता है? पानीपत का युद्ध। खाना से क्या बनता है? खानवा का युद्ध। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। चल से क्या बनता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और घर से क्या बनता है? घाघरा का युद्ध। इसको घग्गर का युद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा मर गया से क्या बनेगा कि उसकी मृत्यु कब हुई। अब देखिए, जैसे ये पानी पिया, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे? 1526। 1526 में उसने क्या किया? पानीपत का युद्ध हुआ। अब 26 के बाद क्या आएगा? 1527। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1528। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। 1529 में किसका युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है। और 1530 में क्या होती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आप इस कोटेशन से बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्धों को अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है? वो है बलवंत राय मेहता। अब इससे जो बनते हैं फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पंचायती राज का सर्वप्रथम ट्रायल कहां पर हुआ था? तो ट्रायल हुआ था इसका आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ये लागू सबसे पहले कहां पर हुआ था? ट्रायल तो हुआ आंध्र प्रदेश में, लेकिन लागू कहां हुआ? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में ये लागू हुआ था। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959 में यह लागू हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को भी अच्छे से याद रखें। राजस्थान के नागौर में ये लागू हुआ था सबसे पहले। ट्रायल कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अच्छा, इसके थोड़े से और भी फैक्ट को देख लेते हैं। जो इनसे बनने वाली जो प्रमुख समितियां हैं उनसे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, क्या पूछा जाता है। देखिए, सबसे ये जो 5 समितियां हैं, इन 5 समितियों को आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं थी, तो इसलिए इन 5 को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, जैसे ये बलवंत राय मेहता समिति है, ये क्या थी? इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय प्रणाली बताई थी। त्रिस्तरीय
बनाने की कोशिश की थी इसको। अशोक मेहता समिति, इन्होंने क्या किया था, इसको 2 स्तरीय की सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय होना चाहिए। और राव समिति ने क्या कहा था, इसको 4 स्तरीय होना चाहिए। वहीं सिंघवी समिति का क्या मत था कि इसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्या मत था, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। अब ये बात आती है किसकी, पीके थुंगन समिति की। इनका क्या मत था, इनका मत था कि इसको संवैधानिक दर्जा मिले, संवैधानिक दर्जा मिले। और वास्तव में पीके समिति के द्वारा ही हमारी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब देखिए, एक होता है चुनाव के 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है अप्रत्यक्ष, दूसरा होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जो हमारे राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करते हैं, वो सब होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुने जाते हैं। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जैसे कि कोई वोटिंग के जरिए कोई बनता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो देखिए, अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है तो अप्रत्यक्ष में कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी वोट के जरिए चुने जाते हैं 5/6 सदस्य। कहां पर, विधान परिषद में। और प्रत्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष में 1/6 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं इससे बनने वाले फैक्ट। जैसे देखिए, जिस तरह से हमारा विधानमंडल होता है राज्य में, उसी तरीके से केंद्र में क्या होता है, संसद होती है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं और संसद के भी 3 अंग होते हैं। देखिए, 3 अंग कौन कौन से, संसद के 3 अंग हुए, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और विधानमंडल के कौन से अंग हुए, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। इनसे अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। जैसे भारत की संसद, इसका अनुच्छेद कितना है, 79। लोकसभा किस अनुच्छेद में है, 81। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, 80। और राष्ट्रपति क्या होता है, संसद के सत्र को बुलाता है, यानी आहूत करता है, और उसको भंग करने की शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करते हुए चले। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, इसका अनुच्छेद कितना होता है, 168। वहीं अगर हम बात करें इसके जो 3 अंग हैं, जैसे विधानसभा, इसका अनुच्छेद कितना है, 170। और विधान परिषद का अनुच्छेद कितना होता है, 169। और जिस तरीके से राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सत्रों को आहूत करता है, उसी तरीके से सेम ये राज्यपाल का भी काम होता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है। अब देखिए, बात कर रहा है उपराष्ट्रपति की, तो आप इस चीज को पहले समझें कि उपराष्ट्रपति होता क्या है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, वो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जब ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो ये इसको पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहां भेजा जाएगा, सीधी सी बात है, राज्यसभा में ही भेजा जाएगा। तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ये केवल राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। अब देखिए, संसदीय जो प्रणाली है वो ली कहां से गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। देखिए, यहां पर आप लिख लीजिए ब्रिटेन। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, सी, ब्रिटेन। अब इसके अलावा और भी जो फैक्ट संविधान से ग्रहण किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कहां से ली गई है, आयरलैंड से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चले। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। राज्य में शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य में किस तरीके से शक्ति का विभाजन होगा, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली गई है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता, कहां से ली गई है, अमेरिका से। वहीं फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता के आदेश का सिद्धांत भी कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन है? अब देखिए यूरोप और एशिया के मध्य सीमा जो बनाएगी वो नदी कौन सी होगी हमारी? वो होगी यूराल नदी। अब यूराल नदी के बारे में देखते हैं क्या होता है। यूराल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से बहती हुई ये एशिया और यूरोप के मध्य से सीमा बनाते हुए कहाँ पर गिर जाती है? ये गिर जाती है कैस्पियन सागर। ये रहा आपका कैस्पियन सागर, यहाँ पर ये गिर जाती है। क्लियर? और ये बहती कहाँ पर है? रूस और कजाकिस्तान में। रूस और कजाकिस्तान से होते हुए बहती है। अब इसके अलावा देखते हैं अमेजन नदी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहले इसका मुहाना सबसे बड़ा है, यानी सबसे चौड़ा मुहाने वाली नदी है, सबसे चौड़े मुहाने वाली नदी है। अब देखिए एक तो होता है मुहाना और दूसरा क्या होता है? लंबाई। मुहाने की दृष्टि से यानी नदी की चौड़ाई की दृष्टि से तो ये सबसे लंबी है, सबसे चौड़ी है। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लें कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। ये सबसे लंबी है। लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? हमारी अमेजन नदी। क्लियर हो गया? ये बहती कहां पर है? ये बहती है दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में निकलती कहां से है? एंड्रीज पर्वत से। ये निकलती कहां पे है? एंड्रीज पर्वत से। वहीं अगर हम राइन नदी की बात करें तो ये यूरोप की नदी होती है। सीन नदी की बात करें ये फ्रांस की नदी है। क्लियर हो गया? चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अब देखिए इसमें से एक युग्म असंगत है, वो कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बाब अल मदेव, ये क्या होती है? ये होती है आंसुओं का द्वार। ये भी बिल्कुल सही बात है। डोवर जल संधि, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये फैक्ट इसका गलत है, इसलिए विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं जो और जो फैक्ट इससे बन जाते हैं। अब देखिए जब बात करता है यहाँ पर जल संधि की, तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि जल संधि किन्हीं 2 क्षेत्रों को अलग करती है, लेकिन 2 जलीय भागों को जोड़ती है। अब देखिए जैसे ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या करती है? ये उत्तरी अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पृथक किसको करती है? अफ्रीका को यूरोप से पृथक करती है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये बाब उल मदेव, ये जो जल संधि है ये क्या करती है? ये लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती है। पृथक किसको करती है? अफ्रीका को एशिया से। वहीं अगर हम बात करें डोवर की, ये डोवर किसको किसको जोड़ती है? ये यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। जोड़ती किसे है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से ये जोड़ती है डोवर की जल संधि। पाक जल संधि की विशेषता देख लीजिए, ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, साथ में बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से भी जोड़ती है। ये फैक्ट आप लोग नोट डाउन करते हुए चलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है 9 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। गलत होगा ये। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बिल्कुल सही है ये। 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भी सही है। 68 अंश 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये फैक्ट गलत है, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? बी और सी। बी और सी यानी विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वह प्रथम तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो देखिए शुद्ध अरबी वाले सिक्के किसने चलाए थे? वो चलाए थे आपका इल्तुतमिश ने। किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। साथ में इल्तुतमिश ने क्या कराया था? इसने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण कराया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। महमूद गजनबी ने के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो देखिए महमूद गजनबी ने जब सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय इनके साथ कौन आया था? अल-बरूनी साथ में आया था। तो सबसे पहला विद्वान कौन था? अल-बरूनी इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। और ये अल-बरूनी की पुस्तक एक इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछ ली जाती है, तहरीक ए हिंद। ये एक इनकी पुस्तक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी क्लियर रखेंगे आप लोग।
ये हुए आपके 11 क्वेश्चंस टोटल। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।